Hello everyone and welcome back to the channel The Commerce Coach। देखो एग्जामिनेशन टाइम इज़ नियर फॉर CMA इंटर। आई एम टॉकिंग बहुत जल्दी एग्जामिनेशन जो है अपने जून में है, जो होने वाले हैं। उसी के लिए आज हम लोग अपना पेपर नंबर 5 की फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड डैट विल बी मोर अबाउट कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखो सिलेबस आपके सामने ही है, ये लेटेस्ट मॉड्यूल है एज इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये एडिशन मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 2022 का है, इसी जन का एडिशन है, ठीक है। तो इसके मुताबिक ही हम लोग हर एक चीज़ करेंगे एंड वी विल बी गोइंग थ्रू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन जो है हमारी किताबों की मोस्ट इलस्ट्रेशंस के गो थ्रू करेंगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उनको भी गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों के पास में जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब पहला अकाउंटिंग बेसिक्स, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, रॉयल्टीज़, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, और हम लोगों के पास है जो अकाउंटिंग कंप्राइज्ड कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखो ये चीज़ें हमारे पास हैं। तो 1 2 3 4 हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब हमको ये सभी कवर करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी की पूरी कवर करूँ चीज़ों को। बट हाँ, स्टिल हम लोग कुछ पॉइंट्स पे जो रहेगा लेस इंपॉर्टेंट उसको लीव आउट करके आगे बढ़ के चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मोस्ट कवरेज एज इन मार्क्स चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग हाईएस्ट स्कोर कर सकें। चलो, तो अब हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनमें से हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए, स्टडी नोट नंबर आप बोल सकते हैं, हम लोग 2 स्टार्ट करेंगे पहले। ओके, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन विच कंप्राइजेज ऑफ 25% ऑफ योर मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स का है 100 में से, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग बेसिक्स और स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, फंडामेंटल में क्या क्या है वो मैं कवर करूंगा कि नहीं करूंगा वो मैं बता देता हूँ आपको। फंडामेंटल में क्या क्या है देखें, अकाउंटिंग मीनिंग एंड स्कोप, इसके लिए मैंने ना ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी है। मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेक्शंस, कैपिटल, रेवेन्यू, ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इन दोनों को मैं अलग से कराऊंगा। बट ये जो थ्योरी है ना आपकी, ये जो आपने CMA फाउंडेशन में भी पढ़ी होगी, स्टिल अगर आपको रिवीजन करनी है तो मेरे चैनल पे ये वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से गो थ्रू कर लेना। डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैं आपको अलग से कराऊंगा। बट लिविंग दैट पॉइंट बिहाइंड, अभी इसको छोड़ते हुए हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। सेक्शन ए, पॉइंट नंबर 2, सेक्शन ए है अपना, और इसमें भी पॉइंट नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, इंश्योरेंस क्लेम है। तो 4 टॉपिक अपने पास है, 1 2 3 4। इन 4 टॉपिक में भी सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट टच करेंगे, देन वी विल बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक। यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि हम लोग चीज़ें करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली, ठीक है। चलो, अब हम लोग कंसाइनमेंट शुरू करेंगे आज। पहले कंसाइनमेंट खत्म करेंगे, देन जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस क्लेम की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्टली स्किप करते हैं अपने जो हम लोग हैं, फटाफट से कंसाइनमेंट में आते हैं। 112 पे है, ठीक है। आप 112 पेज नंबर पे आएंगे फटाफट से। चलिए, हम लोग 118 पे हैं। सो हियर इट इज, देखें यहाँ से कंसाइनमेंट है हमारे पास, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अब कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, नो इश्यूज। बट कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, अगर मेरे से कोई पूछेगा या फिर आपसे कोई इन फ्यूचर पूछे, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि इट इज़ नन बट, जब भी हम लोग कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने माल सेल करने को कह रहा है और ये आगे सेल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हिम, मतलब ही इज एक्टिंग एज इट्स एजेंट, और ये एक प्रिंसिपल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल एजेंट बिजनेस मॉडल आपने पढ़ा ही होगा। प्रिंसिपल एजेंट बिजनेस मॉडल में अगर हम लोग कुछ सेल करते हैं और इस सेल के ऊपर ये बी जो है कमीशन चार्ज कर रहा है ए से, इसको हम लोग पूरे प्रोसेस को कंसाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, कंसाइनमेंट बोल रहे हैं। अब इस पूरी प्रोसेस की अकाउंटिंग वाला पार्ट हम लोगों को देखना है। बीइंग एन अकाउंटेंट तो हम लोगों को ये पूरा पार्ट देखना है। होपफुली आपका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है यहाँ पे कि ए अपना माल देगा बी को, बी आगे सेल करेगा अपने कस्टमर बेस में। वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसको मल्टीपल काइंड ऑफ कमीशन मिलेगी, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग कमीशन। हाँ, स्टिल ओनर ए ही रहेगा, बी एज एन एजेंट ही वर्क करेगा कि माल की जो ओनरशिप है वो ए के पास ही रहेगी, बी के पास ट्रांसफर नहीं होगी। ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में, पैराग्राफ में आप यही पाएंगे कि यही चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद सेल और कंसाइनमेंट में क्या फ़र्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल इज़ डिफरेंट, कंसाइनमेंट इज डिफरेंट।
ठीक है, सेल तो अलग ही हो गया, कंसाइनमेंट बिल्कुल ही अलग हो गया। ये पॉइंट्स हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। देखो मैंने जैसे बताया आपको कि सेल में जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, जबकि कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली, जबकि कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। कंसाइनमेंट में प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होगी जब कंसाइनी गुड्स को कस्टमर को बेचेगा। जैसे ए ने अपने गुड्स किसको ट्रांसफर कर दिए, बी को, बी यहाँ पे कंसाइनर है, ठीक है, और ये सॉरी ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी, ओके। अब इसने तो इसको अपना माल जस्ट भेजा है, इसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी। जब ये बी आगे माल अलग अलग लोगों को बेचेगा तो ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो बी के पॉइंट पे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेकंड, इन सेल द रिस्क अटैचिंग टू द गुड्स पासेस विद द ओनरशिप। जैसे आपको पता है ओनरशिप के साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर होते हैं। जब ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई बी को तो रिस्क और रिवॉर्ड कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। हेंस जब सेल होती है तो कस्टमर के पास रिस्क और रिवॉर्ड दोनों जाते हैं, ओके। बट जब हम लोग कंसाइनमेंट में माल बेच रहे हैं तो रिस्क और रिवार्ड मतलब जो उससे होने वाला प्रॉफिट है, जो उससे होने वाला रिस्क है, जो बियर करना पड़ेगा, ये लॉस हो सकता है, जो वो कौन बियर करेगा, कंसाइनर ही करेगा, ओनर ही करेगा हमेशा। द रिलेशनशिप ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी इज डेट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट बिजनेस मॉडल है ये। इसके बाद अनसोल्ड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंसाइनर। मैंने आपको बताया कि ओनर कौन है, ओनर तो यही है। ओनर कब तक है ये, जब तक कंसाइनी आगे किसी को नहीं बेच देता माल। तो अगर अनसोल्ड गुड्स हैं कुछ, अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक है कुछ, तो वो क्लोजिंग स्टॉक का ओनर कौन होगा, ए होगा, कंसाइनर होगा। तो उसकी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी के नाम से असेट साइड दिखाई देगा ही, क्योंकि वो उसी की असेट है, ठीक है। अब कुछ मेन टर्म्स है, मैंने आपको बता दिया। कंसाइनर कौन है, कंसाइनर वो है जो माल बेचता है। कंसाइनी कौन है, जिसको माल रिसीव होता है। अच्छा, अब कंसाइनर जब भेजता है माल, एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझनी है कि जब कंसाइनर, जैसे ए यहाँ पे कंसाइनर है, बी यहाँ पे कंसाइनी, ओके। तो जब इसको माल सेंड करेगा तो इसको ने एक ये आप ऐसे समझ लीजिए स्टेटमेंट देगा, क्योंकि भाई कुछ तो स्टेटमेंट देगा ना। जब माल भेजेगा तो कुछ तो परफॉर्मा देगा ना, कुछ तो चीज़ देगा। हालांकि ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हो रही है तो बिल तो नहीं सेंड कर सकता है ए बी को, बट हाँ ये कर सकता है कि एक परफॉर्मा जरूर देगा जिससे बी मैच कर सके कि जितने माल वहाँ से लोड होके आया था ट्रक में, जब वो अनलोडिंग कर रहा है तो वो उतने ही हैं। फॉर वेरियस क्वालिटी चेक्स, फॉर क्वांटिटी, एवरीथिंग, कुछ ना कुछ बिल तो होना चाहिए। तो बिल तो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। हाँ, उसकी जगह कुछ और बना सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया परफॉर्मा इनवॉइस। क्या दिया गया है, परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस ए बनाएगा, मतलब कंसाइनर बनाएगा कंसाइनी के लिए, जिसके अंदर गुड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिटेल्स मेंशन होंगी जैसा बिल में होती है। बस कंसिडरेशन मेंशन नहीं होगी क्योंकि कंसिडरेशन बी ने उसको दी नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ओके। तो परफॉर्मा इनवॉइस ये होता है। इसके बाद जब बी माल बेच देगा, जब ये सेल कर देगा माल की, तो ये भी तो एक स्टेटमेंट बना के देगा ना कि भैया मैंने इतना इतना बेच दिया, मेरी इतनी कमीशन बनती है और इतना माल अनसोल्ड है। ये सब चीज़ें जो स्टेटमेंट में बना के देगा, उस स्टेटमेंट को हम लोग नाम देंगे अकाउंट सेल्स। तो आपको दो स्टेटमेंट इस पूरे चैप्टर में याद रखनी है। एक परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाता है, कंसाइनर बनाता है, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, कंसाइनर बनाता है। इसके बाद आपको अकाउंट सेल्स भी याद रखना है, जो कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है, ओके। तो दोनों टर्म्स आप अच्छे से याद रखेंगे, कंसाइनी कौन सी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है और कंसाइनर कौन सी करता है, दोनों बातें आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम लोग फटाफट से आते हैं कमीशन पे। तो कमीशन हमारे पास, मैंने आपको बताया जब कंसाइनी माल बेचेगा कंसाइनर का तो कुछ उससे चार्ज भी तो करेगा, तो वो जो चार्ज करता है उसको कमीशन बोलते हैं। अब जो कमीशन वो लेता है वो कमीशन होती है 3 टाइप की, ठीक है, 1 2 3। फर्स्ट तो नॉर्मल कमीशन, मतलब जो माल बेचेगा तो उसके ऊपर नॉर्मल कमीशन लेगा। सेकंड ओवर राइडिंग कमीशन एक होती है। थर्ड डेल क्रेडिटर कमीशन एक होती है। तीनों कमीशन को बहुत अच्छे से समझना। नॉर्मल कमीशन क्या होती है कि जितनी आपने सेल करी उसका कुछ परसेंटेज या पर यूनिट के हिसाब से आपको दी जाएगी। जैसे मैंने 1000 यूनिट बेची तो पर यूनिट मेरे को 10 रुपये मिलेंगे, तो मेरी इस तरह से कमीशन बन सकती है, या एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी बन सकती है। तो ये तो होगी नॉर्मल कमीशन, मतलब जो हर किसी को दी जाती है एज अ कमीशन एजेंट। अच्छा, ओवर राइडिंग क्या होती है कि मान लीजिए कंसाइनर ने अपनी परफॉर्मा इनवॉइस में बोला था कि इस माल को सर आपको 120 का बेचना है, ओके, बट कंसाइनी ने उसको बेचा 150 का। तो ये जो 30 रुपये उसने एक्स्ट्रा कमा के दिए ना, तो इसने बोला कि 30 रुपये आपको मैं फ़ायदा कमा के दे रहा हूँ, किसको, कंसाइनर को। तो कंसाइनर बोलता है अच्छा 30 रुपये तुमने मुझे कमा के दिए एक्स्ट्रा, तो इस 30 के ऊपर तुम्हारी भी कमीशन बनती है। तो इस 30 के ऊपर वो इसको कमीशन देगा
मान लीजिए 10%, तो 3 रुपये कंसाइनी के भी इसमें से होंगे। अब आपको ये बात याद रखनी कि नॉर्मल कमीशन जो होती है हमेशा वो या तो पर यूनिट या एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू काउंट होती है, ठीक है। टोटल सेल मतलब कि जितना भी रेवेन्यू कमा के देगा उसका एज अ परसेंटेज या पर यूनिट जितनी वो बेचेगा उतना मिलेगा उसको कमीशन। बट ओवर राइडिंग कमीशन सिर्फ उस अमाउंट पे मिलती है जितना उसने एक्स्ट्रा कमा के दिया। जैसे यहाँ पे एमआरपी उसने 120 बोली थी, उसने 150 बेचा, तो जो 30 रुपये उसने एक्सेस कमा के दिया इसके ऊपर ही आप ओवर राइडिंग कमीशन जो है कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद डेल क्रेडिटर आती है। अब आपको पता है कि क्या होता है, देखें जैसे ए ने माल बी को भेजा, अब बी आगे कस्टमर को बेच देगा, यही बात हुई है ना। तो बी क्या करने लग गया, कहता है कि अच्छा मुझे तो नॉर्मल कमीशन मिलती है किसके ऊपर, टोटल सेल के ऊपर मिलती है। अच्छा यहाँ कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो कैश सेल होगी या क्रेडिट सेल होगी, तो क्यों ना मैं अपनी कमीशन बनाने के लिए सारी सेल्स को, ज़्यादातर सेल्स को मान लो या मान लो 80% सेल्स को उसने क्रेडिट पे बेच दिया। अब उसने बेचा तो है, उसका काम तो सिर्फ बेचना है, और मैंने आपको बताया कि सारा रिस्क अभी भी किसका है, ए का है। तो अगर माल का पैसा नहीं दिया कस्टमर ने तो रिस्क बैड डेट का किसका होगा, ए का होगा। तो इसी से बचने के लिए ए इसको एक्स्ट्रा कमीशन देता है कुछ, कि भाई तू ट्रस्ट वर्दी कस्टमर को ही बेची हो और मेक श्योर करियो कि सारा का सारा पैसा जो है वो कलेक्ट हो जाए, बैड डेट्स कम से कम हो, और अगर हुए भी तो फिर उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। मेरी बुक्स के अंदर मैंने जिस समय आपको डेल क्रेडिट कमीशन दे दी उसके बाद बैड डेट मेरे नहीं रहे, आपके हो गए, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको एक अलग से पेमेंट करी है सॉरी। तो कंसाइनी मेक श्योर करेगा कि कोई भी बैड डेट हो ही ना, इस पर्पस के लिए उसको मिलेगी डेल क्रेडिट कमीशन। होपफुली आपको डेल क्रेडिट कमीशन समझ में आया हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए ही। ठीक है जी सर, चलिए यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन भी हो गई। डेल क्रेडिट कमीशन आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ खाली क्रेडिट सेल्स पे तो काउंट होगा, क्योंकि जितना उसने क्रेडिट सेल्स का पैसा रिकवर करके दिया उसी के ऊपर तो कमीशन लेगा। आंसर इज नो। डेल क्रेडिट कमीशन दी तो क्रेडिट सेल्स के लिए जाती है, बट काउंट जो होती है वो टोटल सेल्स के ऊपर ही होती है। मतलब जब आप इसे काउंट करेंगे, निकालेंगे, तो टोटल सेल्स का एज अ परसेंटेज ही निकालेंगे, ये बात याद रखना, जैसे नॉर्मल निकालते हो। होपफुली आपको यहाँ पे सारे टर्म्स में क्लियर कर पाया जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन टर्म्स फर्स्ट टू तो हो ही गए थे पहले ही, फिर परफॉर्मेंस इनवॉइस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, देन मैंने अकाउंट सेल्स भी कर दिया और तीनों टाइप की कमीशन भी कर दी। अभी ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ एंड होगी। तो सबसे पहले माल कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा, ठीक है। फिर कंसाइनी हो सकता है कुछ एडवांस दे दे या बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले एज अ सिक्योरिटी, ये भी तो हो सकता है। भाई ए ने बी को माल दिया, अब बी का क्या भरोसा कि वो लेके भाग जाए माल, इसलिए ए बोलेगा कि भाई एज अ सिक्योरिटी आप ना मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दो, जितने भी टाइम में आप माल बेच दोगे मेरा उतने टाइम का, कि 3 महीने का मान लो साइन करके दे दो मुझे, तो मेरे पास ना एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ अगर आप पैसा देने में असमर्थ रहे तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा, या मैं अभी भी करा लूंगा अगर मुझे फंड्स की जरूरत पड़ी तो मुझे कुछ एडवांस दे दो सो डैट मैं आप पे भरोसा कर सकूँ, ठीक है। ऐसा भी होता है। इसके बाद कंसाइनी विल इनकर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग गुड्स। अब कंसाइनी जो बी है आगे जब माल बेचेगा तो कुछ ना कुछ तो एजेंट इसके भी होंगे। अब भाई एक इंसान अकेला जाके तो सब जगह बेचेगा नहीं ना, तो इसके भी कुछ एजेंट होंगे, कुछ एडवर्टीजमेंट कराएगा तो खर्चा इनकर करेगा, ओके। इसके बाद कंसाइनी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ये तो ऑब्वियसली बात है कि वो हर चीज़ को मेंटेन करेगा। कंसाइनी प्रिपेयर समरी ऑफ रिजल्ट्स कॉल्स एज अकाउंट सेल्स प्रिपेयर करेगा। कंसाइनर पेज कमीशन टू द कंसाइनी, ये बहुत प्रिसाइज नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल, इसमें भी लूप होल है मैं बताऊँ आपको, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये है चलिए यही पढ़ लेते हैं हम। बट हालांकि आप मोर लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो गुड्स जाएंगे, देन यहाँ से लोड करे जाएंगे, वहाँ से अनलोड करे जाएंगे, यहाँ से लोडिंग के पैसे दिए जाएंगे, वहाँ से अनलोडिंग के पैसे दिए जाएंगे, देन वो गुड्स उसके गोडाउन में स्टोर किए जाएंगे, देन ही विल इंकर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग, ऑब्वियसली सेलिंग के जो खर्चे हैं वो इंकर करेगा। फिर हम लोगों के पास में जो वो सेल्स हुई है वो सब रिकॉर्ड करेगा वो, उसके बाद समरी बनाएगा, उसके बाद वो समरी उसको भेजेगा, देन कंसाइनर देखेगा कि कितनी कमीशन है कितनी सेल हुई है, देन वो सारी कमीशन कैलकुलेट करेगा, पूरा अकाउंट बैलेंस उसका क्लियर करेगा, खाली कमीशन नहीं देगा उसको, पूरा बैलेंस क्लियर करेगा, ठीक है। चलो ये ऑपरेटिंग साइकिल भी है, वैसे इट इज़ ऑफ नो यूज़ बेसिकली, बट आप फिर भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पे कवर कर ले कंसाइनमेंट की, कि हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया कि व्हाट इज कंसाइनमेंट, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यही है कि हम लोग देखो इसमें बेसिकली सीखेंगे क्या, पहला कि हम लोग कमीशन कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, सेकंड
हम लोग ये सीखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ बच जाता है कंसाइनी के पास तो उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी। ओके, थर्ड ये सीखेंगे कि अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, लेजर अकाउंट्स पूरे के पूरे जो कंसाइनमेंट में बनते हैं। एंड फोर्थ हम लोग सीखेंगे नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉसेस के बारे में कि साहब बहुत बार ऐसा होता है कि ए ने तो माल भेज दिया बी के पास और रास्ते में ही लॉस बाय फायर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो नॉर्मल या अबनॉर्मल लॉसेस के केसेस में कैसे स्टॉक के ऊपर उसका असर पड़ेगा, ये बात हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में मेन है जो आपको सीखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, यहाँ से हमारा मेन काम जो है हमारा स्टार्ट होता है। ये सब कहानी आपको पढ़ने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जनरल एंट्री देख रहे हैं। ठीक है, ये सब जनरल एंट्री हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेजर अकाउंट्स हैं। ओके, फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास से क्या करेंगे ना कि जनरल एंट्री आज देख लेते हैं, अगली क्लास से हम लोग लेजर भी बनाना सीख लेंगे प्लस क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आज की क्लासेस में ना हमने अपना फंडामेंटल जो है वो बिल्ड करा है, कहीं ना कहीं हमने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करे हैं कंसाइनमेंट पे। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ही सीखेंगे कि भाई कैसे हम लोग लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे बेसिकली। ओके, हालांकि जनरल एंट्री सीख जाएंगे तो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच। अब आपको दोनों बुक्स में देखना है, कंसाइनर भी और कंसाइनी भी। कंसाइनी कौन होता है एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, जिसको माल मिल रहा है, हु इज रिसीविंग द गुड्स। एंड कंसाइनर कौन, हु इज सेंडिंग द गुड्स। कंसाइनर कौन, हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स। कंसाइनी कौन, हु इज द एजेंट ऑफ कंसाइनर। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। दोनों की बुक्स अलग अलग बनेंगी। ठीक है, अच्छा जब माल भेजा जाएगा, कंसाइनर जब माल भेजेगा कंसाइनी को तो एंट्री पास करेगा क्योंकि उसका स्टॉक कम होगा। ठीक है जी, तो उसका स्टॉक कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और कंसाइनमेंट स्टॉक बढ़ जाएगा। राइट, तो आपको एक बात याद रखनी है कि कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा कि उसका नॉर्मल स्टॉक है जो कहीं ना कहीं कम हो गया और कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बढ़ गया। हाँ, रिसीव की एंट्री कंसाइनी कोई रिसीव की एंट्री नहीं करेगा। इसके बाद कुछ खर्चे कंसाइनर भी तो करेगा, जैसे ट्रक में लोड करा माल तो ट्रक वाला भी तो कुछ पैसे लेगा ना भाई, तो वो खर्चे भी हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो देखो ज़्यादातर जो आप चीज़ें करोगे वो कंसाइनमेंट अकाउंट में करोगे। ठीक है, जब आप इसका लेजर सीखोगे तो मैं आपको यहीं से कनेक्ट करवा दूंगा लेजर में कि जनरल में जो हमने एंट्री करी है हालांकि वो लेजर में कैसे पोस्ट हो रही है। मैं मानता हूँ कि आपको लेजर पोस्टिंग आती होगी, बट फिर भी हम लोग जब लिंक बैठाएंगे ना तो इट विल बी फन टू लर्न दिस चैप्टर। ओके, चलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने यहाँ पे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कर दिया। अब ये जो अकाउंट है ये जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे ना, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड दिखाई देगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो अपना कंसाइनमेंट अकाउंट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर गुड्स भेजे हैं अभी, है ना, इसलिए। इसके बाद देखें हम लोग जो खर्चा इंकर करेंगे उसको भी डेबिट करेंगे इस अकाउंट में। इसके बाद अगर वो कुछ एडवांस हमें दे देता है तो हम लोग कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। कैश बैंक क्योंकि हमारे लिए असेट है, हमें मिल रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग डेबिट कर रहे हैं। और कंसाइनी ने अगर हमें कोई एडवांस दे दिया तो ये हमारे लिए अभी खैर के लिए लायबिलिटी है, इसलिए हम लोग इसके अकाउंट को क्रेडिट करके बढ़ा देंगे। और मतलब सर कि अगर 500 रुपये एडवांस हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ते हैं कहीं और आपने 500 रुपये एडवांस फीस दे दी, तो ये 500 रुपये एडवांस फीस आपकी तरफ से एडवांस है ट्यूशन टीचर के लिए, तो ये लायबिलिटी है क्योंकि इस 500 के लिए उसे परफॉर्मेंस करना भी बाकी है। तो कोई भी एडवांस जब देता है तो मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मर है, परफॉर्मर की परफॉर्मेंस अभी बाकी है, तो परफॉर्मेंस के लिए उसके लिए लायबिलिटी है ये। ठीक है, अब कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि ये पैसा कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट से बोलेगा। कंसाइनी की बुक में कोई कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनाया जाएगा नहीं। ठीक है, कंसाइनी की बुक में कोई कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया नहीं जाएगा क्योंकि कंसाइनमेंट की प्रोसेस में है कौन, कंसाइनर है। ठीक है, तो कंसाइनी के बुक्स में तो कोई कंसाइनमेंट अकाउंट है ही नहीं, सिर्फ कंसाइनर की बुक में है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए वो पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेगा उसके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थे हम लोग ना, डेबिट करेगा क्योंकि क्यों इससे पैसा मांगेगा, कहीं ना कहीं इसके लिए असेट की तरह, डेटर की तरह आप मान सकते हैं, ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद इसकी क्योंकि पेमेंट है, असेट कम हुई है तो कम हो जाएगा, तो मतलब अपोजिट एंट्री है। इसके बाद जब कंसाइनी एक्सपेंस इंकर करेगा, तो ये पैसा भी कहाँ से रिकवर करेगा, वो कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट से। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कंसाइनी जो जो पैसा देगा वो उससे लेगा, पर्टिकुलरली उसके पर्सनल अकाउंट से, डायरेक्टली उससे लेगा, वो कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू होके नहीं जाएगा।
कंजाइनी जानता सिर्फ कंजाइनर को है, इसलिए उससे डायरेक्ट पैसा लेगा। तो कंजाइनर का पर्सनल अकाउंट ही डेबिट होगा अगर कोई भी खर्चा कंजाइनी करता है, ठीक है, और उसकी यहाँ पे जो है असेट कम हो जाएंगी, इसलिए वो क्रेडिट कर देगा। अब ये सारा खर्चा जो है कंजाइनर वो क्या करता है कि भाई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ना सारा खर्चा डाल दो आप, क्योंकि मुझे भी तो निकालना है ना कि कंसाइनमेंट पे मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी बॉक्स में सारा खर्चा डाल देता हूँ। सारा खर्चे से मेरा मतलब क्या है कि सर जो खर्चा मैंने करा वो भी, जो खर्चा कंसाइनर ने करा वो भी, जो खर्चा लॉस हो गया वो भी, तो हम लोग सब इसी बॉक्स में डाल रहे हैं। तो हम इस बॉक्स में एक तरफ सारी इनकम डाल देंगे, एक तरफ सारे एक्सपेंस डाल देंगे, फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे ना कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस बॉक्स का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनर सारे खर्चे सारी इनकम इसी अकाउंट में डालेगा, ठीक है। तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आ गया। इसके बाद ऑन कंसाइनी रिपोर्टिंग सेल, जब वो सेल रिपोर्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, मतलब अब इसे इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, जितना पैसा इसके पास आया तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट, मतलब सेल करके जितना पैसा इसके पास आया वो तो इसकी एसेट बढ़ गई। फिर ये पैसा ट्रांसफर किसको कर देगा, कंसाइनर को। जैसे उसे पैसा देगा उससे लेगा वैसे उसे देगा भी, क्योंकि ये सेल का पैसा कंसाइनर का है। इसके बाद कमीशन ड्यू की एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट को बढ़ा देंगे, मतलब खर्चे से बढ़ा रहे हैं, कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद ये कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट से देखो सारे पैसे मांगेगा अपने। आपको एक बात याद रखनी कि कंसाइनी जानता कंसाइनर को, ये सारे पैसे वो उसी से ही मांगेगा। अब यहाँ पे आ गया कमीशन, ओके। इसके बाद अगर बैड डेट हुए, डायल क्रेडिट कमीशन अगर नहीं है तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, लॉस है। लॉस एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, आपको पता ही है, तो ये डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कंसाइनी इसके लिए लायबल नहीं है, इसलिए कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं। अच्छा, ये जब है जब नो डायल क्रेडिट कमीशन, यहाँ पे कोई डायल क्रेडिट कमीशन नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। बुक में मेंशन नहीं है बट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा लॉस है जो कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट के ऊपर लाद देगा कंसाइनी, क्योंकि उसने उसको कोई कमीशन डायल क्रेडिट नाम की दी ही नहीं थी, ओके। कंसाइनमेंट डेटर्स अपने खत्म कर देगा, मतलब ये बैड डेट हो गए बेसिकली। तो डेटर्स जब बनाए थे तो इसने डेबिट करे होंगे, अब क्रेडिट करके उनको खत्म कर देगा क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहे हैं। ये सारा का सारा लॉस हो गया कंसाइनर का। अच्छा, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है। कंसाइनी ने एक बार अपनी कमीशन ले ली फिर उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं होगी। कंसाइनी को कमीशन जब मिलेगी जब एंट्री होगी। फॉर फाइनल सेटलमेंट, मतलब जितना भी कमीशन था, पेमेंट था, सब सेटल हो गया। उसके बाद क्या है, इसको एक ड्राफ्ट देगा कंसाइनी, कैश बैंक का जो भी पैसा आया है वो, तो कंसाइनी को एज अ डेटर ये डिस्चार्ज कर देगा। फिर ये कंसाइनर को डेबिट करके डिस्चार्ज कर देगा और अपनी सारी पेमेंट क्लियर कर देगा, ठीक है। आई होप कि आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स की है, जब भी आपको ये एंट्री समझ भी आएंगी। इसके बाद फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आप कर सकते हैं कि ये गुड्स जो आपने भेजे थे ये कहाँ से ओरिजिनली आए थे, ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट से आए थे, तो आप बस उस एंट्री को रिवर्सल कर दो, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएंगे, एक ही तरह से अकाउंट बंद हो जाएगा। ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तो कोई एंट्री करेगा नहीं। इसकी एंट्री भाई वहीं खत्म हो जाएगी जब इसने सारा पैसा पे कर दिया, सारा पैसा इसका सेटलमेंट होगा जब ही। अच्छा, अगर डायल क्रेडिट कमीशन मिलेगी तो आप एक बात याद रखना, व्हेन डायल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, कंसाइनर की बुक और यहाँ पे आ गए हमारे पास कंसाइनी की बुक, ठीक है। तो अगर कमीशन आप देते हो तो आप लॉस क्यों झेलोगे, फिर बैड डेट की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो लॉस आप झेलोगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये लॉस आप रिकवर करोगे भाई कंसाइनी से, ठीक है जी। इसलिए कंसाइनर की बुक्स में ये जो एंट्री है बैड डेट की, ये एंट्री नहीं होगी फिर, क्यों, क्योंकि ये पैसा तो पूरा का पूरा कौन झेलेगा, आप कंसाइनी, ठीक है। जब भी देखो, जब ये नहीं होती तो क्या करते हैं, फॉर बैड डेट हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, फॉर रियलाइजेशन ये एंट्री पास करते हैं और ये एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अगर कंसाइनर ने करा तो ये वाली, अगर कंसाइनी ने करा तो ये वाली। बट ये सब एंट्री खत्म हो जाएंगी जब जब आप कंसाइनी को कमीशन दे दोगे डायल क्रेडिट वाली। तो जब कमीशन गिवन होगी तो क्या करेगा, ये बैड डेट की एंट्री कंसाइनी पास करेगा। फिर जब कमीशन आप दोगे, ठीक है, तो फिर कंसाइनी का लॉस हो गया, ये कंसाइनी पास करेगा, ओके। अगर रियलाइज हो गया तो ये एंट्री पास करेगा, फिर क्लोजिंग बैड डेट की एंट्री पास कर देगा। फिर ये देखेगा कि भाई मुझे 100 रुपये जैसे कमीशन मिली, बैड डेट मेरे कितने रुपए के हुए, तो पूरा का पूरा अकाउंट कम करेगा। जैसे मान लो कमीशन उसको मिला 500 रुपये, उसमें से बैड डेट हो गए 100 रुपये के, तो ये क्या करेगा,
अब कमीशन अकाउंट को 100 रुपये से कम करेगा, बैड डेट अकाउंट को पूरा खत्म करेगा, तो इसको कमीशन स्टिल 400 की एक्स्ट्रा मिली है। तो ऐसे करके जो बैलेंसिंग होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास में सारे के सारे क्या है, लेजर शुरू है। लेजर हम लोग अगली क्लास में करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 से शुरू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 से हम लोग सीधा सीधा अकाउंट बनाना शुरू करेंगे और स्टॉक की वैल्यूएशन भी साथ साथ सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक प्लस लेजर अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और अगली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें, सो डैट आपको नोटिफाई हो सके कि हाँ अब जो वीडियो है वो लाइव आ चुकी है। थैंक यू।